आपके लोकप्रिय चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। मैं चंद्रशेखर सिंह हाजिर हूँ आपके बीच आपको कुछ सिखाने के लिए। पिछली कक्षा में हम लोगों ने कुछ प्रश्नों के स्वरूप को या कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा था कि कैसे इन पे हमें ज़्यादा फोकस करनी है, क्योंकि वही प्रश्न किसी न किसी स्वरूप में स्वरूप बदल के फिर से हमसे पूछते हैं या कभी कभी शब्दावली बदल देते हैं। हूबहू प्रश्न तो कभी नहीं आते, आने भी नहीं चाहिए, नयापन लगना चाहिए, लेकिन तथ्य वही रहते हैं। जैसे एक उदाहरण के स्वरूप में देखें, अभी पिछले बार भी हमने चर्चा की थी। जैसे अभी मान लेते हैं हम कि 1911 का राजधानी परिवर्तन माने बंगाल के विभाजन का रद्द होना, तो यह पूछ लेंगे कि राजधानी कब परिवर्तित हुई, या यह पूछ लेंगे कि उस समय वायसराय कौन थे, या यह पूछ लेंगे कि उस समय ब्रिटेन के कौन राजा थे। तो चूंकि जो राजा था वही आया था, कहने को मतलब जॉर्ज पंचम आए हुए थे, ठीक। और किस कमेटी की सिफारिश पर यह परिघटना हुई, माने राजधानी परिवर्तन वाली जो राजधानी उन लोगों ने माने बंगाल का विभाजन जो 1905 में किया था वो कब हुई। तो कहने का मतलब है कि अगर हम सारे एस्पेक्ट से समझ रहे हैं प्रश्नों को, तो चाहे जैसे पूछे कर लेंगे। ये चीज़ हमने कल ही चर्चा करी थी पिछली कक्षा में कि हम लोगों को पूरे एस्पेक्ट से समझना है, ध्यान देना है। अब एक तो ये होता है कि ऐतिहासिक घटनाक्रम जो चला हम उसको जान लें, समझ लें, फिर उसमें अपने काम की चीज़ जो प्रश्न बार बार आते हैं हम उनको विशेष फोकस करते हुए देख लें। क्यों देख लें कि जो कहानी है या सामान्य सी बातचीत है एक समय के बाद दिमाग से उतर जाती है, आप जानते ही हैं। फिर क्या होता है कि हमको अपनी परीक्षा पास करनी है, अपने लक्ष्य पे जाना है, तो उसके लिए कुछ खास खास तथ्य जो बार बार हमारी परीक्षाओं में किसी न किसी स्वरूप में आते हैं उनको हम खूब ध्यान से कई कई बार पढ़ के एक तरह से प्रैक्टिस करके अपने मन मस्तिष्क में ले आते हैं। तब वो हमारे अंग बन जाते हैं, तब वो हमारी स्मृति में रहते हैं, और स्मृति में रही हुई चीज़ ही हम लिख पढ़ के या टिक मार के जिस स्वरूप में भी हमारी परीक्षा मांग करे हम सफलता प्राप्त करते हैं। ये बात हुई थी उस दिन, हमने अभी पिछली कक्षा में चीज़ सिखाया था। आज आपको स्मरण होगा हमने कहा था कि 1908 से और लगभग 6 वर्ष माने 14-15 ले लीजिए, 14 ले लीजिए तक कांग्रेस एक तरह से वो निष्क्रिय सी रही। निष्क्रिय मतलब खत्म नहीं हो गई, उसमें वो एक्टिवनेस नहीं रही। क्यों? क्योंकि जो उदारपंथी थे वो अपने सांचे ढांचे या अपनी रीति से ज़्यादा समझौता करने को तैयार नहीं थे, और उनकी सीमा भी थी। 20 वर्ष तक अपने ढंग से उन्होंने आंदोलन चलाया था। आपने देखा कि 1905 के बाद से ही उग्र राष्ट्रीयता का उदय होता है। तो उग्र राष्ट्रीयता के जो लाने वाले थे खास करके बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये 4 स्तंभ थे उसके। इन लोगों का मन था कि हम क्रांति के बल पर शीघ्रता से अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे, ये उनका मन था। उनका मन था कि हम आमने सामने का संघर्ष करेंगे। जैसे बाल गंगाधर तिलक कह रहे हैं, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूँगा। ये केवल एक नारा मात्र नहीं है। आज हम लोग स्वतंत्र हैं, केवल एक नारा लग रहा है, लेकिन जरा आप शब्दों पे गौर करिए कि जिस समय स्वतंत्रता शब्द बड़ा कठिन सा था मुंह से निकालना भी, उस समय वो क्या कह रहे हैं, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, माने जन्म से मुझे मिला हुआ है और इसे मैं लेकर रहूँगा। इस वाक्य में कितनी दृढ़ता है, और यह बात कह ही नहीं रहे हैं, लोगों में जोश भी भर रहे हैं और ऐसे ऐसे बढ़ रहे हैं। तो 1908 से 14 तक एक तरह से कांग्रेस शिथिल हो गई थी, और फिर क्या हुआ कि क्रांतिकारी आंदोलन और उग्र राष्ट्रीयवादी आंदोलन, ये दोनों धाराएं चल रही थी। इसको ऐसे आप देख सकते हैं, अगर ऐसे संक्षिप्त में हम लोग देखें, जैसे मान लीजिए एक धारा ऐसे आ रही हो ये, और फिर कांग्रेस ऐसे थोड़ी पतली हो जाए,
और 1914 तक ऐसे पतले स्वरूप में चले। ठीक, यही जो मुख्य धारा आ रही है, एक जो है इसको मोटा कर दें, उग्र राष्ट्रीयता वाली धारा हो जाए, और एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी वाली शाखा हो जाए, और फिर अंततः ये तीनों धाराएं एक जगह 1915 में फिर मिल जाती है ना। तो हमको ये देखना रहेगा कि ये तीनों धाराएं, या ये तो कांग्रेस वाली धारा है, यह वाली धारा और यह वाली धारा, ये क्या रोल निभाई है। और चूंकि इन दोनों से प्रश्न आते रहे हैं, तो हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि उग्र राष्ट्रीयतावादी वाली धारा और क्रांतिकारी वाली धारा, ये है हमारी जिस बीच कांग्रेस थोड़ी निष्क्रिय सी थी, इसने क्या योगदान दिया और कैसे दिया। क्योंकि इस समय ज़्यादातर युवाओं का ही वर्चस्व था, और इन लोगों ने यह कोशिश करी कि हम अपने पौरुष से, संघर्ष से के बल पर कुछ ऐसा हासिल कर लें कि हमें स्वतंत्रता मिल जाए। यद्यपि हम आगे देखते हैं कि इनका अपना रोल है, तो कांग्रेस के आंदोलन का अपना रोल है, उसको हम लोग देखेंगे ही। लेकिन अभी आज हम ये देखते हैं कि जो हमारा आंदोलन चल रहा है, ये अब आप फिर से देखिए, ये हमारा दक्षिण भारत है, ये लगभग महाराष्ट्र राज्य है। यहाँ प्रमुख रूप से बाल गंगाधर तिलक हमें देखते हैं, ये महाराष्ट्र राज्य के ही थे। तो इनको लोकमान्य की उपाधि मिली हुई है। कई बार प्रश्न बना हुआ है, लोकमान्य, लोग मान्य माने मान्यता, जिन्हें लोग मान्यता दें। किस बात के लिए? 1896 में इन्होंने महाराष्ट्र राज्य में कर न देने का आंदोलन चलाया था, उसी के उपलक्ष्य में इन्हें लोकमान्य की उपाधि मिली थी। उस समय कर जमा करना हमारे किसानों के लिए, हमारे लोगों के लिए बड़ा कष्टकर था। वो केवल धन ही नहीं था, एक तरह से हमारे शोषण का तरीका भी था। तो जब इन्होंने कर न देने का आंदोलन चलाया, तो लोगों ने इन्हें कहा कि आप लोकमान्य हैं, माने लोगों के जहन में एक तरह से उतर गए, लोकमान्य की उपाधि मिली थी। फिर दूसरी एक उपाधि है बेताज बादशाह, माने बादशाह वो होता है जिसके सिर पे मुकुट, ये सारी चीज़ें हों, पावर हो, सत्ता हो। जबकि ये कुछ नहीं थे, फिर भी अपने कृत्य से और जनता में अपने ही किए हुए कार्य की वजह से इन्हें बेताज बादशाह तक कहा गया। ठीक, और इन्होंने 2 पत्र चलाए थे, एक मराठा, एक केसरी। मराठा वाले में आगरकर और केसरी वाले में केलकर, ये दोनों सहयोगी की भूमिका में थे। ये आपको याद रखना रहेगा कि मराठा में आगरकर और केसरी में केलकर, ये दोनों सहयोगी के रूप में रहते हैं। इन दोनों पत्रों में वो बराबर लेख लिखा करते थे। किसके लिए? जहाँ कहीं भी अंग्रेज शासन द्वारा अन्याय होता था, गलत होता था, उसमें लेख लिखा करते थे। जैसे आपको स्मरण होगा कि केसरी में जो प्लेग फैला था 1897 में, उसमें इन्होंने पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ आलोचनात्मक लिखा, और 18 महीने की जेल हुई। आपने इस चीज़ को देखा। फिर इसी केसरी में ही 1882 में इन्होंने कोल्हापुर के महाराजा के प्रति दुर्भावनापूर्ण एक तरह से लेख लिखा। उनका कृत्य इन्हें नहीं समझ आया, राजा साहब का, तो लिखा, तो उसके खिलाफ इन्हें प्रथम बार 1882 में ही पत्रकारिता के लिए जेल जाना पड़ा। तो ये मराठा या केसरी, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं, प्रश्न इससे भी आते हैं। और इससे भी बड़ी बात है कि कोई क्रांति करनी हो, कोई चेंज करना हो, कोई परिवर्तन करना हो, तो जनता में जो बैठी हुई धारणा है उसको एक दिन में हाथ हिला के तो आप बदल नहीं देंगे। उसके लिए आपको पत्र पत्रिकाओं में या अपनी बुक्स में उसके खंडन से संबंधित बातें लिखनी पड़ेंगी। जब लोग उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, दिमाग से उसको समझेंगे और विचार परिवर्तित करेंगे, तब हो पाएगा। तो आप देखेंगे कि जो क्रांतिकारी या राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा है, इस बीच ज़्यादातर उसके कर्ता धर्ता मतलब जो लोग उसको संचालित कर रहे थे, वो लोग कोई न कोई पत्र जरूर लिखते थे।
या बुक से लिखते थे, जिसकी आगे हम लोग चर्चा करेंगे अभी। तो मराठा और केसरी, और इसमें आप अपना कोई सिस्टम ऐसा बनाइए कि मराठा के साथ आगरकर आपको याद रहे और केसरी के साथ केलकर याद रहे कि ये सहयोगी के रूप में रहे हैं, जिससे आपको याद हो जाए। क्या होता है आमतौर पर कि हम दिमाग में रखने कि हाँ मुझे याद रहेगा, लेकिन वहाँ अगर कोई सिस्टम नहीं बैठा है तो परीक्षा भवन में चूँकि दबाव रहता है तो वो हमको थोड़ा सा विस्मित होने लगता है और क्षण भर में ही हमारा प्रश्न गलत हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे मराठा के साथ आगरकर और केसरी के साथ केलकर हम जोड़ेंगे। ठीक, आगे देखिए दो तिथियां लिखी हुई हैं 1893 1895, गणपत उत्सव और शिवाजी उत्सव। गणपत उत्सव आज भी महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है, आपने टीवी वगैरह में देखा होगा, गणपति बप्पा मोरया इस टाइप का चलता है। तो 1893 में गणपत उत्सव और 1895 शिवाजी उत्सव, ये दोनों उत्सव वहाँ मनाए जाते हैं। इसका उपयोग, इस जो उत्सव मनाए जा रहे हैं, इन दोनों का उपयोग उन्होंने जन जागरण में किया, लोगों को जगाने के लिए किया, इसका नए ढंग से उपयोग किया जगाने के लिए। ठीक है, और ये देखिए महाराष्ट्र राज्य है, तो इनके संबंधित इतनी बातें इस तरफ। और फिर अब इधर आइए, देखिए ये घटनाक्रम आपको अभी हमने बताया कि 1882 में पत्रकारिता के कारण पहली बार इन्हें सजा हुई थी। पहले व्यक्ति हैं जो अपने लेखन के कारण इन्हें जेल जाना पड़ा था। और कहाँ लिखा था इसको आप ध्यान रखिएगा, तो केसरी में लिखा था, अभी हमने जिक्र किया था। कोल्हापुर के महाराजा के प्रति दुर्भावनापूर्ण लेख लिखने के आरोप में, हो सकता है ये भी आपसे प्रश्न पूछ ले, या कि कहाँ के राजा थे वो जिनके प्रति इन्होंने लेख लिखा था, या कौन से प्रथम व्यक्ति थे जिनको पत्रकारिता के कारण जेल जाना पड़ा था, या पत्रकारिता के कारण कोल्हापुर के महाराजा के प्रति जब दुर्भावनापूर्ण लेख लिखा था अपने पत्र केसरी में, वो सन तो 1882 हो सकता है। दे दे एक विकल्प, 2 3 4 विकल्प और दे दे, 3 विकल्प, तो आपको यह ध्यान रखना रहेगा। तो ये आपको तथ्य ध्यान रखना है, ये रखना है, केसरी तो आपको रखना ही है, और पत्रकारिता के कारण और कोल्हापुर के महाराजा, ये चीज़ें अगर आप याद रखेंगे तो प्रश्न चाहे जैसे बनेगा आप कर ले जाएंगे। फिर 1882 से आप अब देखिए 96 में पहुँचे। इन्होंने यहाँ कर न दो आंदोलन चलाया, माने नो टैक्स मूवमेंट। यही जनता ने इन्हें लोकमान्य की उपाधि दी थी। लोकमान्य मतलब जिसको लोग माने जाने, तो लोग माने जाने लोकमान्य की उपाधि यही इन्हें मिली हुई है। कब हो रहा है? 82 में हुआ, 1896 में। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए। 1896 से 1897 फिर उसी अपने केसरी पत्र में प्लेग को लेकर के जो रेंड और आयस्ट जो 2 अफसरान रहते हैं, ये तथाकथित प्लेग को रोकने के नाम पर हमारे घर में घुस जाते थे, हमारी बहन बेटियों के साथ द्वेषपूर्ण व्यवहार करते थे। तो उसके खिलाफ आपने देखा होगा कि इन्हें गोली तक मार दी गई थी चापेकर बंधुओं द्वारा। तो इन्हें प्लेग वाली जो बीमारी है उसको अपने केसरी में लिखा, और इसके कारण भी इन्हें जेल जाना पड़ा था। कितने दिन की? 18 माह की जेल में गए थे। ठीक, ये आपने देखा 18 माह की जेल हुई थी। फिर आप देखेंगे कि इसी लेख के कारण जो केसरी में उन्होंने लिखा था, कब? 1908 में, माने ये साल पूरा बीत गया, 3 साल बाद खत्म हो जाएगा। 1900 शुरू हुआ, 1908 में राजद्रोह का आरोप लगा। किसका? राजद्रोह का आरोप लगा, और 8 वर्ष की जेल हुई। यहाँ 18 माह की हो रही है, यहाँ 8 वर्ष की जेल हो रही है। कहाँ भेजे जा रहे हैं? मांडले, बर्मा, माने देश से बाहर, काले पानी की सजा हो रही है। और उसी बीच जब इन्हें सजा हुई थी तो इन्होंने गीता रहस्य, इनकी बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, उन्होंने लिखा। गीता को तो आप जानते हैं, भगवद गीता, लेकिन उसी का एक तरह से रूपांतर करके नए ढंग से इन्होंने गीता रहस्य लिखा। यह पुस्तक भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है। आप देखते होंगे कि जेल का जीवन कष्टकर तो होता ही है, एकांत का भी होता है,
अब वैसे में कोई राजनीतिक कैदी अपने समय को कैसे बिताएगा, तो ज़्यादातर पुस्तकें उनकी सहायक रही हैं। वैसे भी कहा जाता है कि मनुष्य के लिए पुस्तकें उसकी सबसे अच्छी मित्र होती हैं। जब चाहें पढ़ें, जब चाहें उसमें से सीखें, जब मन करे पढ़ें, सुबह पढ़ें, शाम पढ़ें, रात पढ़ें, दोपहर पढ़ें, तो आप उसका उपयोग करिए, सबसे अच्छे मित्र हैं। तो उस समय का उपयोग करके इन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी। अब आप अगर देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये वाला प्रश्न कई बार पूछा जाता है, किसी स्वरूप में पूछ लिया जाएगा। 8 वर्ष की जेल, कहाँ गए थे, तो मांडले बर्मा में गए थे, काला पानी की सजा हुई थी। यहाँ आप देखिए 18 माह है, 18 माह है माने 1.5 वर्ष, और यहाँ 8 वर्ष की सजा है, 8 वर्ष की सजा मांडले जेल में। तो 8 और 18 में कंफ्यूज न होइए, बल्कि ठीक से समझे रहिए कि 18 माह है और ये 8 वर्ष की सजा है। ठीक, और ये देखिए जो नो टैक्स मूवमेंट चलाया तब इन्होंने लोकमान्य की उपाधि मिली थी। तो यह प्रश्न पूछ लिया जाएगा और इस सन आपको याद रखना है। और यहाँ आपने देखा है कि एक घटना हुई है, तो आज ये देख रहे हैं कि बाल गंगाधर तिलक से संबंधित अगर इतने प्रश्न हमें स्मरण हैं तो इनसे आए हुए प्रश्नों को हम कर लेंगे। इसके अलावा भी जो प्रश्न होंगे उनको हम प्रश्न उत्तर के स्वरूप में ले आएंगे, तब हम लोग उनको फिर से सीखेंगे। फिलहाल इतना देखते हैं, अब आगे चलते हैं। ये देखिए उसी महाराष्ट्र राज्य में आपने देखा, अच्छा एक बार पहले कंफर्म हो जाए, जैसे क्रांति क्रांति शब्द आता है तो पहले हम ठीक से उसी का अर्थ समझ लें। क्रांति का मतलब हुआ कि जो भी व्यवस्था चल रही है वो धीरे धीरे चेंज ना हो, बल्कि अचानक चेंज हो जाए, एकाएक चेंज हो जाए। क्रांतिकारी ये चाहते हैं, जैसे एक क्या व्यवस्था चल रही है कि अंग्रेजों का शासन हमारे यहाँ चल रहा है ना, ये आप देख रहे हैं। अब ये जो हमारे उग्र राष्ट्रीयता के समर्थक थे या ये जोशीले लोग थे, हमारे युवा लोग, ये चाहते थे कि अचानक ऐसा हम कुछ करें, हमारी जनता इस कदर जागरूक हो गई, सड़कों पे उतर आए या खड़ी हो जाए या मेरे आह्वान पर अंग्रेज़ों के खिलाफ उतर पड़े कि अंग्रेज़ों को यहाँ से जाना पड़ जाए। तो जाना पड़ जाए तो क्या हो जाए कि हमारी अपनी व्यवस्था हमारे लोगों द्वारा जो संचालित होने वाली हो वो स्थापित हो जाए। ऐसा इनका भरोसा था, विश्वास था कि अगर हम करेंगे तो हम अंग्रेज़ों को भगा देंगे। ठीक, इस विश्वास के बल पर ये लोग लगातार अपनी कोशिशें कर रहे थे। यह बात और है कि इसी की बदौलत, केवल इसी की बदौलत ऐसा नहीं हुआ कि हम लोग सफलता पा गए, लेकिन यह भी नहीं है कि इनके योगदान को हम लोग नकार दें। क्योंकि इन लोगों ने जिस बीच आपने देखा कि कांग्रेस एक तरह से निष्क्रिय अवस्था में थी, तो इन लोगों ने बखूबी अपना कार्य किया। कार्य क्या करना था, चाहे वो कांग्रेस करती या ये हमारे जोशीले साथी जो लोग कर रहे हैं, इनका कार्य ही था कि जन जागरण करें। किस बात का जन जागरण, कि अंग्रेज हमारे लिए ठीक नहीं है, क्या कर रहे हैं, हमारा शोषण कर रहे हैं, हमें उपनिवेश बनाए हुए हैं। उपनिवेश का लाभ मात्र देश के लिए होता है, कहने की बातें चाहे जो हों। अब आपने देखा था पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय क्या कह रहे हैं कि भारत को तलवार के बल पे हमने जीता था और तलवार के बल पर ही रखेंगे। तो क्या होता है कि सच्ची बात किसी न किसी व्यक्ति के मुख से निकल आती है, और जबकि पहले से उनके जो स्थापित विचारक लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि एशिया और अफ्रीका वासियों को हम अंधेरे से उजाले में ले आने या सभ्यता सिखाने या हम कुछ देने आए हैं। ये तो झूठी वाली बात हो गई, लेकिन सच्ची बात निकल आई। जैसे इसी का एक उदाहरण हम आपको बताएं, जब बंगाल का विभाजन हो रहा था तो रिजले जो वहाँ ब्रिटेन में सचिव हैं, वो कर्जन को पत्र लिख रहे हैं कि संयुक्त बंगाल एक शक्ति है और विभाजित बंगाल की शक्ति बिखर जाएगी। यदि हम लोग बंगाल को विभाजित कर ले जाएं तो जो राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बंगाल बना हुआ है वो हट जाएगा। ये देखिए पत्र में उन्होंने लिख दिया अपनी मूल मंशा, जबकि हमें आपको दिखाने के लिए क्या कह रहे हैं कि बंगाल बड़ा प्रांत है, इसमें शासन करने में प्रशासन में असुविधा होती है, तो हम लोग इसका विभाजन इस स्वरूप में कर रहे हैं कि 2 खंडों में बंट जाएगा तो हम लोग कायदे से शासन कर सकेंगे। जबकि कायदे से शासन क्या करना है,
शासन में कुछ नहीं करना है, केवल यह है कि यहाँ के संसाधन को अपने यहाँ ले जाना है और हमारे लोगों को बांट के रखना है। तो होता है ना, सच्ची बात मुंह से निकल आती है। तो वही बात मुंह से निकल गई कि रिजले कह रहे हैं, जैसे एल्गिन कह रहे हैं ना। तो ये चीज़। दूसरी चीज़ है कि महाराष्ट्र राज्य में ही आप देखेंगे कि महाराष्ट्र राज्य में क्रांतिकारी घटनाएं हो रही हैं। पश्चिम बंगाल चेतना का मुख्य रूप से केंद्र बिंदु था। पश्चिम बंगाल न कह के बंगाल राज्य कहें, वहाँ चेतना का मुख्य बिंदु था। तो वहाँ क्या क्या घटनाक्रम हुए। तो आज अभी इस कक्षा में हम लोग फिर महाराष्ट्र का देखेंगे कि महाराष्ट्र वाले पोर्शन पर आप यहाँ भी ऐसे छोटे में देख लीजिए कि ऐसे जो दक्षिण भारत है, ये आपका इलाका एक तरह से महाराष्ट्र राज्य बनेगा। यहाँ एक मित्र मेला नामक संगठन बना, और कब बना? 1904 में बना, और बनाया बीडी सावरकर ने। यही संगठन, इसी का गुप्त रूप, चूँकि कोई भी सरकारी है तो चाहेगी नहीं कि जो नए लोग हैं या उस समय के इस विचारधारा के समर्थक थे कि हम क्रांति करके शासन को पलट देंगे। शासन चाहेगा कि आप पलटिए, हम पलटवाएं, ऐसा तो चाहेंगे नहीं। तो वो लोग चाहेंगे कि ऐसा कुछ न हो, शांति व्यवस्था बनी रहे, जिससे उनका कायदे से औपनिवेशिक लाभ पा सकें। हमारे लोग क्या चाहेंगे कि शासन की नज़र से, अंग्रेज शासन की नज़र से बच के हम ऐसा कुछ करें कि हम अपने उद्देश्य में सफल हो जाएं। दोनों लोगों का चल रहा है। तो ये हुआ कि ये जो मित्र मेला था, इसी का एक गुप्त नाम या गुप्त कार्यप्रणाली के लिए अभिनव भारत बना, और 1904 में ही हुआ। बीडी सावरकर ने ही इसको चलाया, माने इसी की एक गुप्त शाखा थी। यह भी अभिनव भारत 1904 बीडी सावरकर, मित्र मेला 1904 बीडी सावरकर। यह पेपर सेटर के दिमाग में खूब रहता है, और इसमें उनको बड़ा मज़ा आता है। ये हमसे ज़रूर पूछते हैं, हमसे आपसे, और परेशान करते हैं। तो हम लोग भी रटे रहेंगे, उनका जवाब देंगे। ठीक इसी संस्था के तहत एक व्यक्ति ये हैं, जरा इनका नाम ठीक से आप स्मरण रखिए, पांडुरंग। हल्के रंग नहीं है, पांडुरंग हैं, फिर महादेव हैं, फिर बापट। इनका नाम आप ख्याल रखिए न, पांडुरंग महादेव बापट। इन्हें, पांडुरंग महादेव को रूसी क्रांतिकारियों के पास इस संस्था ने भेजा, क्या सीखने के लिए? कि बम बनाने की कला सिखाइए। माने आपसे हमने चर्चा की थी कि ये लोग बम और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास करते थे। इनका मानना था कि हम डर पैदा करके अंग्रेजों को भगा देंगे। तो डर डंडे से तो पैदा नहीं होगा, गुल्ली डंडा से भी नहीं होगा, उसके लिए है कि बम गोली कुछ होना चाहिए। तो इन लोगों ने महसूस किया कि रूसी क्रांतिकारियों के पास इनको भेजें, पांडुरंग महादेव बापट को, और ये बम बनाने की कला सीखे। तो अक्सर एक प्रश्न बना है, बापट और एक तरह से बम, ये ख्याल रखिए। वैसे भी आप जानते ही हैं कि महादेव विनाश वाले हैं हमारे शिव जी, वैसे तो बड़े शांत प्रिय हैं। तो महादेव नाम इसमें है, ये है बम और बापट, ऐसे कुछ ध्यान लगाए रखिए। पांडुरंग महादेव बापट, और बम बनाना सीखने कहाँ गए? रूसी क्रांतिकारियों के यहाँ। और किस संस्था ने भेजा? तो यही अभिनव भारत नामक संस्था ने इन्हें भेजा। और हम लोग इन्हें ध्यान रखेंगे, बम और बापट कुछ इस टाइप का कुछ दिमाग में बना के कि जब एक प्रश्न आए तो हम इसको कर ले जाएं। ठीक है, ये किया। फिर आप देखेंगे कि उसी महाराष्ट्र वाले इलाके में एक स्थान है नासिक, देखा है आपने? तो नासिक षड्यंत्र केस एक चला था 21 दिसंबर 1909। वहाँ एक जैक्सन नाम के अधिकारी रहते हैं, उनको अनंत लक्ष्मण कन्हारे गोली मार देते हैं, और उस केस में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्ण गोपाल जी कर्वे और विनायक देशपांडे को फांसी की सजा होती है। माने अभी तक क्या था, जेल वोल दे देते थे, लेकिन जब 1909 में एक घटना आई कि इनको गोली मार दिया अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने, तो क्या हुआ, कन्हारे को, कृष्ण गोपाल जी कर्वे को और विनायक देशपांडे को कहे फांसी पर लटकाओ, बहुत हुआ। तो जब यह घटना हुई तो एक तरह से महाराष्ट्र राज्य में क्रांतिकारियों की एक तरह से रीढ़ टूट गई।
माने नए नए बच्चे फांसी पे लटका दिए गए, तो रीढ़ टूट गई। कुछ दिन के लिए वहाँ से महाराष्ट्र राज्य से एक तरह से क्रांतिकारियों की गतिविधियाँ थोड़ी थम गई या बंद सी हो गई। अब चूंकि बंद हो गई तो एक तथ्य है, लेकिन ये चूंकि प्रश्न बार बार आता है तो हम लोग ध्यान रखेंगे इसका कि जैक्सन को मारा, अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने मारा। अब आपको याद कैसे रखना है, ये तो विदेशी नाम है ही, चाहे तो इसको माइकल जैक्सन से थोड़ा सा सेट बना लीजिए। और आप देखे होंगे कि लक्ष्मण, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न में लक्ष्मण थोड़े क्रोधी स्वभाव के थे, आपने रामायण वगैरह में देखा होगा। तो वैसे ही आप ध्यान लगा लीजिए कि लक्ष्मण नाराज हुए और जैक्सन को उड़ा दिए, तो जैक्सन चले गए। यद्यपि लक्ष्मण और कृष्ण और विनायक तीनों लोगों को फांसी पे लटकाया गया, तो किसी न किसी स्वरूप में हम लोग इन तीनों का नाम याद रखेंगे और ये तिथि और जैक्सन को मारे और अनंत लक्ष्मण कन्हारे, तो हमारा काम चल जाएगा कि ये प्रश्न आएगा तो हम लोग कर लेंगे। इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आज चूँकि खिचड़ी न हो जाए, इस नाते हमारा मन है कि आज महाराष्ट्र राज्य में जो क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई हैं हम लोग इनको देख लिए। उसमें आपने देखा है कि बाल गंगाधर तिलक की खूब भूमिका थी। अभी देखिए पिछले वाले में हम लोगों ने देख लिया था, ये देखा था कि कैसे मराठा केसरी, गणपति उत्सव, शिवाजी उत्सव, बेताज बादशाह, लोकमान्य, और ये घटनाएं, ये इसमें से कहीं भी प्रश्न उठा लेगा तो हम लोग इसको अब कर लेंगे। और फिर ये वाली महाराष्ट्र राज्य में ही ये जो भी मित्र मेला और अभिनव भारत, उसके तहत इन्हें भेजा जाना, प्लस जैक्सन हत्याकांड जो नासिक महाराष्ट्र राज्य में ही है। तो यह घटनाएं जब हो रही हैं तो आप इन्हें अपने दिमाग में बैठाइए, मन मस्तिष्क में, कि महाराष्ट्र राज्य में इतनी घटनाएं हुई। अब अगली कक्षा में हम लोग बंगाल में, उत्तर भारत में, या जहाँ भी जैसे खिचड़ी आपके दिमाग में ना होने पाए वहाँ तक ले चलेंगे। और फिर जब 1914 के बाद जब 15 में घटनाएं आगे बढ़ेंगी कांग्रेस के नेतृत्व में, तो हम लोग फिर एक तरह से पटरी पे आ जाएंगे। आपको सिखाया था ना कि ये मान लीजिए 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 1905 तक हम लोग आए और 1905 से 1908 तक किसी तरह पहुँचे। आपने देखा कि 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो रहा है। उससे पहले 1906 में विभाजन की पृष्ठभूमि बन रही थी, दादा भाई नौरोजी ने किसी तरह बात को संभाल ली। 5 को आपने देखा है कि बंगाल का विभाजन यही हुआ था, इससे और गुस्सा लोगों में हुआ था। इसी बात की थोड़ी मोड़ी स्थिति यहाँ बनते बनते माने बिगड़ते बिगड़ते रह गई थी। फिर 7 में कांग्रेस का विभाजन ही हो गया और फिर 8 में 8 से लगभग 6 वर्ष तक कांग्रेस एक तरह से निष्क्रिय अवस्था में रही। आपको हमने बताया ही है, वो आप जानते हैं, ठीक, ये निष्क्रिय अवस्था में रही। अब क्या हो रहा है, 8 से 6 वर्ष एक तरह से, तो इसके माने 1914 या 15 फिर 16 से लगभग कांग्रेस फिर पटरी पे आ रही है। इसको आप रेखा चित्र में ऐसे समझें कि एक बड़ी धारा आ रहे थे, तो ये वाली धारा थोड़ी सी क्षीण हो गई, तो ये वाली धारा ये वाली धारा चलने लगी या ये वाली धारा चलने लगी और अंततः फिर जाके तीनों मिलके एक धारा बन के, धारा क्या थी, हमारा राष्ट्रीय आंदोलन और हमें स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला लक्ष्य, तो ये धाराएं फिर मिल जाती हैं ना। तो हम आप इन दिनों एक तरह से इसको थोड़ा सा कम करके ये वाली धारा और ये वाली धारा, ये दोनों देख रहे हैं। तो आज महाराष्ट्र राज्य में यहाँ क्या क्या घटनाएं हुई, नासिक में और महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र के नासिक में और यहाँ मुंबई में, इन दोनों चीज़ों को देखा। अब अगले चरण में यहाँ पश्चिम बंगाल में क्या गतिविधियाँ हुई हैं इसको हम लोग देखें, उससे ये आसानी हो जाएगी कि आपके दिमाग में खच पच नहीं होगा कि महाराष्ट्र में क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ। यहाँ आपने देख लिया
अब कल यहाँ देखेंगे, प्लस यहाँ वाली घटनाओं को दोहराएंगे। और कुछ उत्तर भारत में हुई हैं, जैसे एक तरह से यहाँ पंजाब राज्य में यहाँ घटनाएं हुई हैं, तो इसको भी और इसको भी ऐसे देखे रहेंगे तो हमें दिमाग में ठीक से बैठा रहेगा कि यहाँ क्या हुआ था, यहाँ क्या हुआ था, और फिर उत्तर भारत के पंजाब खास करके यहाँ क्या क्या घटना हुई थी, तो हम इसको देख लेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। महाराष्ट्र राज्य की क्रांतिकारी या उग्र राष्ट्रीयतावादी घटनाएं, इनसे संबंधित जो चीज़ें बची रहेंगी उसको देखेंगे। प्लस कल बंगाल को ठीक से समझते हैं कि बंगाल में जो गतिविधियाँ हुई हैं वो कैसे कैसे आगे बढ़ी, कौन सी पुस्तकें लिखी गई, कौन लिखा, कैसे क्या किया। उस समय भी यही है कि पत्रिकाएं निकाली जा रही हैं, पुस्तकें लिखी जा रही हैं, तमाम ऐसे कि यार पहले मानसिक रूप से तैयारी हो रही है कि हमारे लोग मानसिक रूप से इस बात के लिए तैयार हो जाएं कि अंग्रेज शासन हमारे लिए न केवल अनुचित है बल्कि इसको हम अपने प्रयास से बदल भी सकते हैं। अनुचित होना मानना एक तथ्य है, लेकिन बदलने के लिए तैयार होना मानसिक रूप से दूसरा तथ्य है। तो इन लोग दोनों तैयारियों पे थे कि लोग यह भी माने कि अनुचित तो है ही, साथ ही साथ उनमें यह साहस भी पैदा हो जाए कि हम इस अन्यायकारी शासन को बदल भी सकते हैं। यह जोश, ये उमंग, ये जागरूकता, ये हमारे साथी उस समय के भर रहे हैं। तो इसको हमें जानने की आवश्यकता है, अपने लिए नहीं, अपने देशवासियों के लिए और अपने देश की स्वतंत्रता के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से इतिहास के अंग हैं और एक तरह से हमारे लिए पूज्य हैं। हमें इन्हें जानना ही चाहिए केवल देशवासी होने के नाते। और चूँकि परीक्षाओं में भी खूब पूछा जाता है तो हम लोग परीक्षा के लिहाज से भी याद रखेंगे। तो अगली कक्षा में मिलते हैं, तो फिर बंगाल की घटनाओं को हम लोग सिलसिले से देखेंगे।